Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Ijaz Khan. I'm moderating this session of our 10th webinar, and on behalf of Shifa International Hospital and PGME office and our whole team of COVID team, welcome everyone again this week. I know that a lot of you are tiring out, at least I am actually. So we are already Zoomed and webinized and whatever, and coronized already. So, but anyway, there are a lot of aspects of medicine that we need to update ourselves. And one important aspect is taking care of oncologic patients. And as you know, these patients, disruption in their care is a big challenge, and overcoming that is a bigger challenge. And so today we will talk about some aspects of these oncology patients in COVID area. So the first presenter, Dr. Ayaz Mir. Dr. Ayaz Mir will talk about cancer in the times of COVID, and I will ask him to introduce himself as well. Dr. Ayaz Mir. Assalamu alaikum. My name is Dr. Ayaz Mir. I am a hematologist and BMT physician at Shifa. कैंसर और कोविड का देखिए, कोविड जो है ना पूरी दुनिया में उसने पहिया जाम हड़ताल कर दी है। स्कूल्स रुक गए हैं, मस्जिदें रुक गई हैं और जो है ना बिजनेस रुक गए हैं। वन थिंग दैट हैज नॉट स्टॉप्ड इज कैंसर। जो कैंसर के पेशेंट हैं और उनकी नीड्स हैं, कोविड के टाइम पे भी कैंसर डज नॉट टेक अ ब्रेक, सो शुडंट वी। तो इसलिए उन मरीजों को डील तो हमें करना है, उसके लिए कुछ चीजें हमने मॉडिफाई की हैं, चेंज की हैं, और आई वांट टू शेयर सम इनसाइट्स जो हमने किया और जो बाकी दुनिया में हो रहा है। These are some of the things that we have introduced at Shifa, जिनमें से बहुत सारों से आप पहले भी familiar होंगे। I think इनमें जो सबसे important चीज़ है वो हमारा daily huddle है। Every morning 9 to 10 और आजकल 9 to 9:30, like 30-40 of us gathered, most of them on Zoom of course, not a big gathering। और हमने, क्योंकि ऐसी एक बीमारी है जो हमें मेडिकल स्कूल में नहीं पढ़ाई गई। आखिरी जनरेशन जिसने एपिडेमिक देखी थी 1920s में, पैंडेमिक थी, मोस्ट ऑफ देम हैव डाइड, सो नोबडी हैज सीन एनीथिंग लाइक इट। तो इसके लिए फिर हमें नए सिरे से एक नई बीमारी को सीखना पड़ा, और उसमें स्प्लाइज क्या होंगी, एसओपीज क्या होंगे, और रोज जो नई सिचुएशंस अराइज हो रही हैं, गायनी में क्या हो रहा है, कैंसर वालों में क्या हो रहा है, ईआर में क्या हो रहा है, एम्प्लॉय हेल्थ में क्या हो रहा है। फॉर दैट वी डिवाइज्ड अ डेली हडल, जिसमें मेडिकल डायरेक्टर, आईडी के स्पेशलिस्ट, क्रिटिकल केयर के और बहुत सारी मल्टीपल स्पेशलिटी सप्लाई के लोग, वी ऑल गॉट टुगेदर, और हम हर रोज इसको डिस्कस करते थे कि आज की ताजा खबरें क्या है और उनसे हमारा रिएक्शन क्या होना चाहिए। उसमें जो हमने स्टेप्स लिए, एक तो उसमें पेशेंट अटेंडेंट ट्रैवल विद इन द हॉस्टल था कि एक पेशेंट हॉस्टल में आता है, मल्टीपल गेट से सारे अस्पताल में घूम फिर के जाता है, उसे कीमोथेरेपी लिखवानी है, एंटर वो नेफ्रोलॉजी एंट्रेंस से होता है, उसके बाद वो कैफेटेरिया चला जाता है। तो दैट इज वन थिंग दैट वाज डिवाइस्ड कि कैंसर का और रेडिएशन के पेशेंट्स का फ्लो, certain doors were closed, certain roads were opened, कि उनका streamlined flow, उनको बहुत ज्यादा घूमना फिरना ना पड़े। दूसरी चीज, कंसेंट जो थे हमारे, we always take a consent before chemotherapy और ट्रांसप्लांट, उसमें भी, और एडमिशन का कंसेंट था, जो ईआर का प्रोसेस था, उसमें भी हमने कुछ डिस्क्लेमर्स, मॉडिफिकेशन से रिस्की होते हैं, जैसे कीमोथेरेपी, ट्रांसप्लांट, रेडिएशन, उसमें एडेड रिस्क भी है। हमारे कोविड के जो पेशेंट्स थे, व्हेन दे केम टू द इमरजेंसी रूम, दे वर एंटरटेन्ड इन अ रेड जोन, जहां पे पूरे पीपी के साथ दे वर टेकन केयर ऑफ। उसके अलावा हमने कीमो डे केयर और क्लिनिक में भी मॉडिफिकेशंस की। इनिशियली द क्लिनिक्स वर क्लोज्ड फॉर मोस्ट पेशेंट, सिर्फ जो हमारे कीमो के एसेंशियल पेशेंट्स थे, और बहुत सारे पेशेंट जो बेचारे मजबूरी में हमारी तरफ आए, क्योंकि बहुत सारे सेंटर्स पेरिफेरी में बंद हो गए। CMH said they will not take civilian patients, उनकी अपनी पॉलिसी थी। नोरी में लिमिटेड हो गया पेशेंट फ्लो, तो बहुत सारे पेशेंट लोड हमारी तरफ आया नेचुरली। तो उसको सिमुलेट करना अपने सिस्टम में, उसके लिए हमने कीमो डे केयर में कोशिश किया कि हम एक अपॉइंटमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करें, जिसमें पेशेंट शुड ओनली कम विद लैब्स इन हैंड, उनका वेटिंग टाइम कम हो। हमने बहुत सारी जो मेडिकेशंस थी उनके सब क्यू रूट प्रेफर किए, जैसे रेटक्सीमैब एक मेडिकेशन है जो आप आईवी भी दे सकते हैं, सब क्यू भी दे सकते हैं। तो वी वुड प्रेफर सब क्यू, क्योंकि उसमें 10 मिनट लगते हैं
और जो आईवी फॉर्म है उसमें 4 से 6 घंटे मरीज हॉस्पिटल में रहता है। तो वी ट्राइड एट आवर एंड कि हम ऐसी फॉर्मुलेशन यूज करें, ओरल, सबक्यू, आईएम, जिसमें पेशेंट का एक्सपोजर हॉस्पिटल सिस्टम से कम हो। इसमें जो एक और चीज जो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से, दैट इज होम कीमोथेरेपी। हम एक सिस्टम डिवाइस कर रहे हैं जिसमें हमारी टीम्स जो लो रिस्क या इंटरमीडिएट रिस्क कीमोथेरेपीज हैं वो घर जाके हमारी ट्रेन नर्सेज डिलीवर करेंगी पेशेंट्स को। कोविड यूनिट हमारे हॉस्पिटल ने एक स्पेशल बनाया, कोविड आईसीयू स्पेशल बनाया, जहां पे इन पेशेंट्स को हमने कोशिश की सेपरेट करें दूसरे पेशेंट से। और कोविड प्रोसीजर डे केयर का भी कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया कि अगर किसी की एंडोस्कोपी होनी है वो एक दिन पहले टेस्ट करवा के आएगा, एक स्पेशल यूनिट में लेगा, प्रोसीजर करवा के चला जाएगा। क्लिनिक में हमने हाइब्रिड और ई क्लिनिक इंट्रोड्यूस किया बाकी क्लिनिक्स की तरह, जिसमें वर्चुअल अपॉइंटमेंट्स थे और पेशेंट जो थे वो कम से कम हमने कोशिश किया वेटिंग रूम में हो। हमारी टेस्टिंग जो है बहुत अच्छी रही, बहुत सुपर्ब रही। आफ्टर हमारे हॉस्पिटल ने बहुत शुरू में पीसीआर बेस्ड टेस्टिंग रोश की शुरू कर दी। ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड पहले मैंने एक यूएस में प्रेजेंटेशन थी उसके लिए बनाई थी, तो डॉलर्स में है प्राइसेस, लेकिन एट अ वेरी रीजनेबल कॉस्ट वी वर एबल टू डू मल्टीपल बैचेस ऑफ पीसीआर टेस्टिंग इन हाउस। और हमने एक खास स्टेज के बाद ऑल इन पेशेंट्स, ऑल सर्जरीज, ऑल गायनी पेशेंट्स, ऑल ट्रांसप्लांट्स, उनकी मैंडेटरी टेस्टिंग शुरू कर दी। उससे उस स्क्रीनिंग से बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स जो थे दे वर सेव्ड फ्रॉम गेटिंग कीमोथेरेपी, गेटिंग ट्रांसप्लांट। इनफैक्ट वी हैव कैंसल्ड 2 ट्रांसप्लांट्स विद इन लास्ट मंथ। वो ट्रांसप्लांट जो थे दोनों पेशेंट्स वर नेगेटिव, उनके अटेंडेंट पॉजिटिव थे। और अटेंडेंट को अगर हम टेस्ट ना करते क्योंकि दैट एस्टैब्लिशेस कांटेक्ट, उसको एक्सपोज हो गया पेशेंट ना, इसलिए हम उसको ट्रांसप्लांट उनका हमने 2 से 4 हफ्ते पोस्टपोन कर दिया। और उसके अलावा एंटीबॉडी टेस्टिंग भी अवेलेबल है जिसकी यूटिलिटी पे पूरी दुनिया में डिस्कशन चल रही है। लेकिन हमने बाद में जब प्रेवलेंस डिजीज की बढ़ गई, क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स वी लर्नड अबाउट कोविड कि आपका एल्गोरिदम जो पॉपुलेशन में एंटीबॉडी और एक्सपोजर बढ़ता है, योर एल्गोरिदम शुड चेंज। एक स्टेज थी जब 10% से भी कम लोगों की एंटीबॉडी पॉजिटिव थी, इस वक्त 30-40% लोगों की एंटीबॉडी पॉजिटिव आ रही है, और एक स्टेज आएगी जब शायद 70-80% पॉजिटिव हो जाए। तो आपका एल्गोरिदम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द प्रेवलेंस ऑफ डिजीज। तो हमने उसमें अब जो हमारे नॉन प्रोसीजरल कैंसर पेशेंट हैं उनके लिए इंट्रोड्यूस कर दिया कि वो आते ही एंटीबॉडी टेस्ट करवाते हैं। इफ एंटीबॉडी इज नेगेटिव वी डू नॉट, इज नेगेटिव वी डू पीसीआर, बट इफ इट इज पॉजिटिव वी डू नॉट टेस्ट देम एनी फर्दर। वो एलिजिबल होते हैं एडमिशन के लिए। इसमें जो एक चीज ध्यान में रखनी है, टेस्टिंग में वो पंजाबी में कहते हैं जिन्ना गुड़ पाओ। तो आइडियली तो सारे फिजिशियंस की, नर्सेज की, हर पेशेंट की, हर कीमो से पहले टेस्टिंग होना चाहिए। दिस वाज प्रपोज्ड, डॉक्टर फारूक यहाँ बैठे हैं, इन्होंने बाहर की गाइडलाइंस की रोशनी में बहुत इस पर डिस्कशन भी हुई हमारी। तो उसमें वी हैव टू चूज समथिंग दैट इज आइडियल और समथिंग दैट इज प्रैक्टिकल। इन दोनों के दरमियान में वो स्वीट स्पॉट है कि जहां पे हमने कहा कि अच्छा यार कुछ जो हाई रिस्क पेशेंट की टेस्टिंग करते हैं, वरना अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो और पैसों का इशू ना हो, टेस्टिंग बहुत एक्सटेंसिव इससे भी ज्यादा की जा सकती थी। दूसरा एक जो अनफॉर्चुनेट कोविड के साथ पाकिस्तान में स्टिग्मा बहुत बढ़ गया कि पेशेंट्स को वो इस तरह उन्होंने हरास किया, शुरू में घरों पे छापे मारे, दरवाजों पे इश्तिहार लगा दिए, आइसोलेट कर दिया, तो लोगों में डर पैदा हो गया कि हमारा कोविड पॉजिटिव आएगा तो पता नहीं पकड़ के ले जाएंगे हमें। उस वजह से बहुत सारे पेशेंट्स ने रिफ्यूज भी किया कि हम टेस्ट नहीं करवाते। तो इन सारी लिमिटेशंस के साथ लेकिन शिफा में इन हाउस टेस्टिंग वाज वेरी हेल्पफुल। उसके अलावा एज हीमाटोलॉजिस्ट ऑन्कोलॉजिस्ट जो मसले हमारे तक आए कि बहुत सारी ऐसी दवाइयां जो हीमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में यूज होती हैं या इस फील्ड की चीजें, दे वर डिस्कस्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कोविड। उसकी एक एग्जांपल तो टोसिलिजुमैब है व्हिच इज IL-6 एंटीबॉडी, एक्टेमरा के नाम से पाकिस्तान में ब्लैक भी हुई बहुत, जिसका एक बड़ा सिलेक्टिव यूज है साइटोकाइन रिलीज सिंड्रोम में इस डिजीज में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका बहुत वाइड स्प्रेड ऑफ लेबल यूज हुआ। वो पंजाबी में कहते हैं बंदर के हाथ उसका लग गया, जिसका हाल लगा जिसका जी एक्टेमरा, लोगों ने आउट पेशेंट स्क्रिप्ट लिख के मरीजों को एक्टेमरा लगवाया, क्रिएटेड अ पैनिक ब्लैक मार्केट। एक दवाई जिसके इस वक्त 45+ क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं कोविड में, लेकिन पाकिस्तान में इनडिस्क्रिमिनेटली यूज हुई, और वो वायल जो 20,000 रुपए की थी, प्राइस वेंट टू लैक्स। और उसमें भी हमें अपने इंस्टीट्यूट में हमने गाइडलाइंस बनाई कि भाई इस दवाई को कैसे यूज करना है और किसको देना है, और हमने कोशिश की कि बहुत सिलेक्टिवली पेशेंट्स को दें। कन्वेलसेंट प्लाज्मा आपको पता है पूरी दुनिया में इसके क्लिनिकल ट्रायल चल रहे हैं, पाकिस्तान में भी एक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। शिफा ने एक वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन नॉट टू पार्टिसिपेट इन दैट ट्रायल फॉर 2 रीजंस। नंबर 1, इस वक्त कहीं भी दुनिया में एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ केयर नहीं है कन्वेलसेंट प्लाज्मा।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इसको टीवी पे, मीडिया पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे इस तरह हाईलाइट किया गया कि एवरीबॉडी थॉट कि दिस इज द मैजिकल क्योर फॉर, और उसने भी एक पैनिक ब्लैक मार्केट क्रिएट की जिसमें लाखों रुपए का प्लाज्मा बिकता रहा, इश्तेहार दे दे के लोग फेसबुक पे बेचते रहे। तो वी स्टीयर्ड क्लियर फ्रॉम दैट। हमने कहा हम एक ही सूरत में कन्वेलेंट प्लाज्मा देंगे कि यहाँ पे हम क्लिनिकल ट्रायल ओपन करें, लेकिन उस क्लिनिकल ट्रायल के प्रोटोकॉल से हमारे प्रॉब्लम्स थे क्योंकि उसमें कंट्रोल आम नहीं है, तो इसलिए हमने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया और हमने कोशिश की कि यहाँ पे हम किसी को कन्वेलेंट प्लाज्मा ना दें। रेमडेसिविर एंटीवायरल आई जिसका ये 15 दिन से 11 दिन पे ले आती है ड्यूरेशन ऑफ इलनेस इन सिलेक्टेड पेशेंट्स, वो हमारे हॉस्पिटल में यूज हो रही है और उसको यूज को हमने रिस्ट्रिक्ट किया, आईडी और पल्मोनोलॉजी को सिर्फ प्रिविलेजेस दी कि इस दवाई को इस्तेमाल करें। डेक्सा का डेटा आपको पता है, और बाकी पीपी इमेजिंग अल्हम्दुलिल्लाह शिफा में शॉर्टेज नहीं हुई, थिंग्स वर अवेलेबल। जो एज एन ऑन्कोलॉजिस्ट हमें और चीजें इनोवेट करना पड़ी। वन वाज कि आप सबको पता है कि देयर इज अ क्रिटिकल बॉटलनेक इवन उन जगहों पे who had never heard the word shortages। यूएस में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो हॉस्पिटल जाएगा और उसको बेड नहीं मिलेगा। ये तो मुल्तान और फैसलाबाद की स्टोरी है कि जी मरीज वो एक ही अस्पताल से दूसरे अस्पताल जाता रहा और उसको बेड नहीं मिला, लेकिन ऐसा न्यूयॉर्क में हुआ और अब ह्यूस्टन, फ्लोरिडा, कैलिफोर्निया में इस तरह की चीजें चल रही हैं। तो वेंटिलेटर्स कहीं भी, nobody in the world had enough ventilators। तो पाकिस्तान में हमने ये किया कि मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट जो बॉर्डर लाइन, जिनके बेचारे बहुत एडवांस्ड कैंसर थे, जिनकी हमें पता था कि इस पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, वी वर मोर एग्रेसिव इन परसुइंग डीएनआर फ्रॉम फैमिलीज। यार अगर इस पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, इज ऑन 6th लाइन कीमोथेरेपी, एल्डरली है, तो बजाय इसके कि हम एक वेंटिलेटर इनको दे दें, वो किसी यंग डिजर्विंग बंदे को मिल जाना चाहिए जिसको बेचारे को कोविड हो। सो वी हैड टू से नो एंड वी हैड टू यूज डीएनआर। एंड और हमने एक और चीज इंट्रोड्यूस की, कोविड M&M, कि कोविड में जो डिसीजन मेकिंग हो रही है, जो यूजुअल एल्गोरिथम से डेविएट कर रहे हैं, उसमें अगर जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम ओपन फोरम पे डिस्कस करें ताकि उसके नए एवेन्यूज एक्सप्लोर हो सके, नई उसमें इंप्रूवमेंट हो सके। सो इन समरी वी आर द फर्स्ट जनरेशन दैट इज सीइंग द पैंडेमिक, जो 1920s वाली जनरेशन थी उसके बाद। और इसमें बहुत सारे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस जिन्हें हम कहते हैं, हर रोज ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जो हमें किसी ने नहीं पढ़ाए, जो किसी किताब में नहीं लिखे हुए, इनोवेट करना पड़ता है। और एक प्राइवेट हॉस्पिटल के तौर पे जो हमें सिखाया गया था कि यार हॉस्पिटल में हसल एंड बसल हो तो थिंग्स आर गुड, कि जी जबरदस्त है, पेशेंट बहुत आ रहे हैं, रश बहुत है, फॉर द फर्स्ट टाइम दैट इज अ बैड थिंग। यू डू नॉट वांट अ फुल वेटिंग रूम। उसमें आपको लोगों को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि वो बाय अपॉइंटमेंट आए, उसमें आपको अपॉइंटमेंट्स लिमिट करनी पड़ेगी, ई विजिट्स करने पड़ेंगे। और एक और चीज जो हमने सीखी कि कोविड इज अ मूविंग टारगेट, सो थिंग्स चेंज। जैसे हमने कहा कि प्रेवलेंस बदलेगी तो हमारा एल्गोरिथम भी बदलेगा। और ट्रीटमेंट ऑफ कोविड इज C, D and E। C है काउंसलिंग, फैमिलीज को, पेशेंट्स को काउंसल करना। शुरू में एक फियर का फेज था, एंगर का फेज था, अभी भी है किसी हद तक। उसको डील करना बहुत जरूरी है क्योंकि इस बीमारी की अभी तक ऐसी दवाई नहीं है जो बहुत तीर बहदफ हो। दूसरा डिसिप्लिन, कि हम लोगों को कतार बनाना, डिस्टेंस मेंटेन करना और जो है अपॉइंटमेंट्स के साथ आना, ये सिखाना। और एजुकेशन मैसेज की, क्योंकि आपकी इतनी डिसइंफॉर्मेशन है, फेसबुक और व्हाट्सएप ने हर बंदे के हाथ में लाउड स्पीकर और पोडियम पकड़ा दिया है, एवरीबॉडी इज एन एक्सपर्ट। तो उसमें जो रियल डेटा और रियल वॉइस लोगों तक पहुंचाना, एज फिजिशियंस वी आर एजुकेटर्स, अपनी सोसाइटी को, लोगों को एजुकेट करना, दैट इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। Thank you, Dr. Ayaz. Excellent. That was very precise and I think loud and clear, good messages that we can share. And I'm sure there will generate some questions there then, which we'll take later on. So we'll move on to our next worthy speaker, and Dr. Mohd Farokh will talk about management of brain tumor in COVID area. Dr. Farokh. Thank you, Dr. Ijaz. Assalamu alaikum. ये बड़ा ऑनर की बात है मेरे लिए कि मैं डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एंड आई एग्जैक्टली न्यू कि डॉक्टर अयाज जो हैं वो किन चीज़ों पे बात करेंगे, हालांकि मेरा उनसे डायरेक्टली कोई इस पे बात नहीं हुई। तो मैंने आई हैव डिसाइडेड कि मैं आपको ब्रेन ट्यूमर्स के बारे में बताऊँ। हाउ डिड third line physician who was sitting at the back benches not dealing with COVID-19, so how did we modify our treatment in the time of COVID-19 pandemic? And I've chosen management of brain tumors because brain tumors में steroids बहुत use होते हैं. So having said that, you can see the challenges were great.
Every day there is a increase in number of cases and consequent deaths globally. Pakistan mein, alhamdulillah, we are starting to see a downward trend, and it's a sigh of relief. Allah na kare ke dobara spike aaye, so that gives us enough energy. It's giving us time to prepare for the next. Allah na kare aaye, lekin agar ho to. So अगर हम देखें SARS-CoV-2 जिसे COVID-19 कहते हैं, इसके ऊपर स्पाइक्स होती हैं S1 and S2. तो ये जब सेल में दाखिल होती है, it uses two receptors, ACE2 and transmembrane protease serine 2. और ये जो खास तौर पे ACE2 receptor है, it is widely distributed throughout the body. खास तौर पे type 2 pneumocytes, renal tubules, immune cells, smooth muscles, gut में, heart में, vessels में. And they've seen कि men में इसकी जो quantity of 50% ज़्यादा है. Probably explaining the death in men is higher in female. So ये जब इसके साथ receptors के साथ attach हो जाता है, तो ये internalize हो जाता है. So consequently, there is down regulation of the ACE2 receptor, जिसकी वजह से angiotensin body में बढ़ जाती है. And angiotensin is known as a pro-inflammatory, pro-oxidant, pro-thrombotic. It causes constriction of blood vessels and consequent hypertension. तो वो एक cascade शुरू हो जाता है. क्योंकि अब हमें ये पता चल चुका है कि ये वाली साइट्स हैं, तो इसलिए बहुत सारी ड्रग्स जो हैं वो इन चैनल्स पे मुख्तलिफ जगहों पे काम कर रही हैं. उनमें बहुत सारी डॉक्टर साहब ने जिक्र किया. COVID-19 was something new for me as a consultant oncologist, radiation oncologist, Shifa. फरवरी में मुझे फर्स्ट टाइम इसका नाम पता चला कि ये भी कोई वायरस है और SARS की कोई बहन है. So the first time I got interested into it was when my colleague asked कि हमें hydroxychloroquine अपने अम्मी अब्बू को देनी चाहिए. One had prostatic CA, the other one was my patient for breast cancer as a prophylaxis. So उधर से फिर ट्रीटमेंट शुरू हुए. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन के बारे में रिजल्ट्स आने शुरू हुए. इट्स क्वाइट इफेक्टिव, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ACE2 की इंटरनलाइजेशन को रोकती है. सो चैलेंजिंग था. पहले पॉजिटिव डेटा आया, फिर नेगेटिव हो गया, अब फिर कुछ डेटा आ रहा है. सो देन वी मूव्ड ऑन फ्रॉम डेटा फ्रॉम न्यूयॉर्क, जहाँ ICU एक्सपर्ट्स ने आगे बताया कि दिस वेंटिलेटर एसोसिएटेड इंजरी. फिर एंटीबायोटिक्स आ गई सुपर एडेड इन्फेक्शन के लिए, क्लॉट्स मिले, उसमें हेपरिन आ गई, IVIG, रेमडेसिविर, IL-6 inhibitor, and eventually the debatable and disputable convalescent plasma, which is thought to be anti-inflammatory and antiviral, और फिर मैथ प्रोटोकॉल आ गया जिसमें वो मिथाइल कोबालामीन, एस्कॉर्बिक एसिड, थायमीन और हेपरिन का प्रोटोकॉल बनाया उन्होंने as an antioxidant. Eventually जून में आके रिकवरी ट्रायल ने बताया कि जो बहुत सिक पेशेंट्स होते हैं उनमें डेक्सामीथासोन एक्चुअली प्रिवेंट्स साइटोकिन स्टॉर्म, और वो हर 8 वेंटिलेटेड पेशेंट्स में से एक डेथ को बचा सकते हैं. क्योंकि ये सारा काम बहुत तेजी से हो रहा था, और हमारे जो मरीज हैं, जैसे डॉक्टर अयाज ने आपको बताया, दे आर ऑन प्रोट्रैक्टेड ट्रीटमेंट. यानी उनके जो जिनको कैंसर हो जाता है उनका ट्रीटमेंट बहुत लंबा होता है. रेडिएशन 15 दिन लगती है, 30 दिन लगती है, 35 दिन लगती है. कीमोथेरेपी के साइकिल्स होते हैं, उन्हें हम रोक नहीं सकते. सो हमने साथ साथ देखा कि हमारे मरीज जो है दे वर डूइंग वेल. और फिर हमें डेटा आया बाहर से. मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो NHS में काम करते हैं और इमरजेंसी फिजिशियंस हैं. उन्होंने कहा कि वो वहाँ पे जो साउथ एशियन है उनकी डेथ रेट्स बहुत ज्यादा हो रही थी और वेंटिलेटर्स पे जा रहे थे. तो दे वर पुल्ड बैक फ्रॉम फ्रंट लाइन, दे वर सेंट टू द हॉस्पिटल इनसाइड. फिर हमें ब्लैक अमेरिकन माइनॉरिटी एथनिसिटीज का डेटा US से आया कि देयर इज अ 40% इंक्रीज इन डेथ इन साउथ एशियंस एंड ब्लैक्स. लेकिन हमने देखा कि हमारे मरीज यानी जो एशियंस हैं इन एशिया, कैंसर होने के बावजूद और ट्रीटमेंट होने के बावजूद दे वर नॉट हैविंग मोर्बिडिटी. और आज की डेट में मेरे पास 20 पेशेंट्स हैं हमारे डिपार्टमेंट में हु हैव हैड कोविड. उनमें से 8 की एंटीबॉडीज भी आ चुकी हैं. दे नेवर हैड अ टॉरेट कोर्स. एटलीस्ट हमारे साइड पे जो 20 पेशेंट्स हैं, दे एक्चुअली 10 of them went into a ICU setting. So it's an area of research opportunity what's happening. इसी दौरान में हमने एक वेबिनार किया स्टेट्स में, जहाँ पे उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने 5 पेशेंट्स को रेडिएशन दी है, सिर्फ 70 सेंटीग्रेड, बहुत छोटी सी डोज, ताकि साइटोकिन स्टॉर्म को रोका जा सके होल लंग में एक्सक्लूसिवली. और वो बड़ा इंटरेस्टिंग और इंट्रिगिंग डेटा था. अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट बी डुप्लीकेटेड. सो आई जस्ट स्किप ऑन. जो COVID-19 इज अ वेरी ट्रिकी डिजीज. देखिए ये आपको जो सामने नजर आता है, इसको हम COVID-CT बोलते हैं, पेरिफेरल निमोनियाज होते हैं. इस पेशेंट को
डिसैचुरेट होते हुए मैंने अपने सामने देखा। आई सस्पेक्टेड कोविड, ER में CT स्कैन हुआ, इसको कंफर्म किया, मेडिसिन की टीम ने इसको ट्रीटमेंट पे डाल दिया। अगले दिन इसकी सीरोलॉजी पॉजिटिव आई। सो अ टिपिकल CT and COVID-19 negative on RT-PCR, but he was positive. तो ये कोई delayed effects उसके चल रहे हैं या नया निमोनिया हुआ। So that's how tricky was. So हमारी गेम उस वक्त शुरू हुई जब लॉकडाउन शुरू हुआ। So what happened was there were postponement of elective neurosurgeries. हमारे ट्यूमर बोर्ड्स होल्ड हो गए, क्योंकि रेडिएशन जैसे मैंने कहा एक लंबा इलाज है, 25 से 30 दिन का जो रेडिकल ट्रीटमेंट है, उसको हम नहीं रोक सकते थे। तो हमारे जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं ट्विन सिटीज में, दे वर ऑल क्लोज्ड अप, बल्कि हमारा बोझ बढ़ गया। एंड देन वी हियर फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड द ट्रायल एनरोलमेंट रिसर्च वाज आल्सो हेल्ड। तो जिस वक्त लॉकडाउन हुआ, हमारी मशीन पे 78 पेशेंट्स ट्रीटमेंट ले रहे थे और हर रोज वो आते थे, नए इसमें ऐड होते थे, जिनका ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है वो घर चले जाते थे। 5 कंसल्टेंट्स वर वर्किंग विद देयर असिस्टेंट्स, 7 मरीज, तो छोटी सी जगह में बहुत सारे पेशेंट्स, और डे केयर कीमो भी चल रही थी। तो हमारा जो मेन इशू था दैट वाज सेफ्टी ऑफ आवरसेल्व्स एंड कॉन्सिक्वेंटली ऑफ आवर हेल्थ केयर स्टाफ, आवर फैमिलीज, पेशेंट्स एंड देयर अटेंडेंट्स। और हमारा जैसे अयाज ने कहा कि भाई लिमिट करें एक्सपोजर को और कांटेक्ट को, और उसके लिए हमने फिर हर मरीज को बाय अपॉइंटमेंट बुलाना शुरू किया। नंबर ऑफ पेशेंट्स डिलिबरेटली OPD में भी और रेडिएशन साइड पे भी कम किए। इफ देयर वाज सिम्टोमेटिक पेशेंट, जहां में भी हमें लगा कि इस पेशेंट में फीवर या नजला या खांसी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, इसके हमने प्रॉम्प्टली PCR टेस्टिंग की, उनके कॉन्टेक्ट्स को ट्रैक किया, and we never hesitated contacting Dr. Ijaz, who was always helpful and available, और हमने उसको डील किया। इसी दौरान में सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस पे क्लासेस हो गई हमारे डिपार्टमेंट में शुरू। आप देख सकते हैं हमारा जो रेडिएशन का अमला है वो कैमोफ्लेज्ड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर स्क्रीन, और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमने मरीजों को वेटिंग एरिया में फासले पे बिठाया हुआ। एवरीबडी वाज स्क्रीन्ड एट द गेट। इसके बाद फिर जैसे जैसे वक्त गुजरा, हमने टीचिंग शुरू की। शिफा कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने हमने 6 या 7 वेबिनार इस दौरान में अटेंड किए। हमें जूम का पता चला, वी वर इंट्रोड्यूस्ड टू शिफा, दैट्स टेलीमेडिसिन, एंड इवेंचुअली हाइब्रिड, और आज के दौर में, आज के दिन में हम फिजिकल भी मरीज देख रहे हैं। बिकॉज COVID-19 was a new disease, so we had to read, so we hooked up with various areas in Facebook, WhatsApp ग्रुप्स, जहां पे हमने COVID-19 के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करनी शुरू की। एंड एज आई सेड वी स्टार्टेड लिमिटिंग आवर पेशेंट्स ऑन द बैटलफील्ड। और इस दौरान में हमारी जो मेडिकल डायरेक्टर हैं, उनके चेयरमैनशिप पे एक बहुत अच्छी एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी, जिसमें सब लोगों का इनपुट होता था, और हम सब ने उससे बहुत ज़्यादा सीखा, कम से कम मैंने बहुत ज़्यादा सीखा। एंड वी वेंट ऑन टू डू पॉलिसी एंड प्रोसीजर गाइडलाइंस। हमने अपनी रिस्क असेसमेंट की थ्रू दिस कमेटी, हमारी रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन हुई। जिन फिजिशियंस की एज ज्यादा थी या कोमॉर्बिडिटी थी, उन्हें शिफा का कहा गया। सो दिस वाज समथिंग न्यू, यू नो, आई वाज नॉट ट्रेन्ड टू सी पेशेंट्स ऑन शिफा, आई डिडंट नो व्हाट माय रिस्क वर। सो दिस वर द बेनिफिशियल थिंग्स, हर वक्त लर्निंग न्यू डिजीज के साथ। और क्योंकि हमारे एम्प्लॉयज, तकरीबन 7 एम्प्लॉयज को इस दौरान में सिम्टम्स अपीयर हुए, उनके टेस्ट पॉजिटिव आए, तो फिर एक खौफ खासतौर पर खबरों से फैल गया। तो हमें एक्सटेंसिव काउंसलिंग करनी पड़ती थी, रीअश्योरेंसेस करने पड़ते थे, और डॉक्टर इजाज और उनकी टीम हमेशा मेरे साथ होती थी उनको काउंसिल करने में। एंड वी हैड न्यू टीचिंग्स। लेकिन जैसे जैसे हमारे एम्प्लॉयज और मरीज ठीक होते गए, फेयर खत्म होता गया, लोगों को आदत बननी शुरू हो गई। ये जो तस्वीर है, ये लेटली हमारे ID कंसल्टेंट ने शेयर की थी, क्लिनिकल कोर्स ऑफ COVID-19 इन्फेक्शन। आई एम नॉट गोइंग टू गो इनटू द डिटेल्स। जो मेरे इंटरेस्ट का एरिया वो ये है कि जब साइटोकिन्स रिलीज होती हैं एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस से, तो वो CD4 सेल्स को कम कर देती हैं। तो मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, क्योंकि स्टीरॉइड जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में, रेडिएशन इंड्यूस्ड एडीमा के लिए। तो जब हम हाई ग्रेड ग्लायोमास जैसे GBM है, ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म, और एनाप्लास्टिक एस्ट्रोसाइटोमा, उसमें रेडिएशन, टेमोजोलामाइड और स्टीरॉइड्स देते हैं, तो हमें पता होता है कि हमने CD4 काउंट्स कम कर देंगे। इसलिए इसके साथ हम सेप्ट्रॉन DS का प्रोफाइलैक्सिस देते हैं, पार्ट ऑफ द रेजीम। तो जब सार्स की इंफेक्शन आई,
तो it kills the immune system, probably through prostaglandin D2 and other mechanisms. तो CD4 counts पहले ही हम कर रहे हैं, तो हमें एक तरह से apprehension हुई कि क्या हम अपने मरीजों को जिनको 30 days ट्रीटमेंट देना है, तो उनकी सोशल डिस्टेंसिंग कैसे करेंगे, उनको ये सब चीजें कैसे देंगे, तो हमारे बहुत ज्यादा कंसर्न्स थे। और हमारे जो ऐसे पेशेंट्स थे कि अगर हम उनका ट्रीटमेंट 30 दिन से कम करें तो क्या वो अंडर ट्रीटमेंट तो नहीं होगा, उनका सर्वाइवल तो नहीं कम हो जाएगा। और ऐसी वल्नरेबल पॉपुलेशन जैसे फ्रेल एल्डरली हों या ऐसे पॉपुलेशन जो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस स्टेटस उनका अच्छा ना हो, उनको कोविड हो तो वो हेल्थ केयर स्टाफ को ट्रांसमिट कर सकते हैं, अपनी फैमिलीज को, अदर पेशेंट्स। और अगर उनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो, क्योंकि सब ऑप्टिमल सर्जरी है या सर्जरी हो नहीं सकती, तो उनके चांसेस बेड सोर्स के, एस्पिरेशन के और वेनस थ्रोम्बोएम्बोलिज्म के बढ़ जाते हैं, तो लीडिंग टुवर्ड्स सेप्सिस। तो कोविड-19 भी हो, रिस्क ऑफ वीटी पहले हाई है, और फिर अंडरलाइंग डायबिटीज, हाइपरटेंशन, सीओपीडी, इस्केमिक हार्ट डिजीज एंड रीनल कॉम्प्रोमाइज, ये सब चीजें हमारे जहन में। तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी डिड इन मार्च वाज नीड बेस्ड स्ट्रैटिफिकेशन ऑफ पेशेंट्स। हमने रेडिएशन थेरेपी जिनको लगनी है, न्यू पेशेंट्स हैं, उनको तो हमने फिजिकली बुलाया। पर्सनली मैं उनको अक्रॉस द रूम बिठाता था और टेलीफोन पे बात करता था, और अगर जरूरत पड़े तो उनको एग्जामिन करने वहां चला जाता था विद फेस शील्ड एंड ऑल द पर्सनल प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। इनमें वो पेशेंट्स थे जो हाई ग्रेड ग्लायोमास के थे और उनको ट्रीटमेंट रोक नहीं सकते, उनकी रेडिएशन की क्वांटिटी को हमने कम किया। प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमा आयाज बैठे हैं, यही भेजते हैं सबसे ज्यादा और इसको डील करते हैं। ये भी एग्रेसिव डिजीज है, वी कांट वेट। मेडुलोब्लास्टोमास, फिर वो पेशेंट जिनको सीएसआई हो रही हो या की जरूरत हो, या इंट्राथीकल कीमोथेरेपी या सीएसएफ साइटोलॉजी हो, उनको हमें फिजिकली बुलाना पड़ता था। ऐसे पेशेंट जो कीमोथेरेपी पे थे या उनको जाना था, उनकी हमने आईवी कीमोथेरेपी को रोक दिया और उसको हमने ओरल टेमोजोलामाइड पे चेंज कर दिया। होम हेल्थ के थ्रू हम ब्लड टेस्ट कराते थे और उनकी टेमोजोलामाइड वहीं से एडवाइस करते थे, वेरी कन्वीनियंट। स्टीराइड्स की ऑप्टिमाइजेशन डोज की या एंटी एपिलेप्टिक्स की मिर्गी रोकने के लिए, उसको भी हम टेलीमेडिसिन पे ही डील करते थे। और हमने कुछ म्यूटेशंस उसमें देखनी शुरू की और उन पर जरा ज्यादा गौर शुरू कर दिया। इसके बारे में थोड़ी देर में जिक्र करता हूँ। और ऐसे पेशेंट्स जिनको सिर्फ फॉलोअप की जरूरत थी, सर्वेलेंस की, उनको हमने टेलीमेडिसिन पे रखा। अगर उन्हें कोई सिम्टम्स होते तो हम उनकी इमेजिंग उनके नियरेस्ट पॉसिबल मेडिकल फैसिलिटी पे करते थे। इसमें हम हमारे ऐसे एसिम्प्टोमेटिक और स्टेबल पेशेंट्स जैसे मेनिंजियोमास हैं, श्वानोमास हैं, या लो ग्रेड ग्लायोमास हैं, या वो जिनको सेकंड ओपिनियन चाहिए, उन सबको हमने होम टेलीमेडिसिन के साथ डील किया। और फिर लास्ट ग्रुप हमने बनाया बेस्ट सपोर्टिव केयर का, जिनको हमने अगेन टेलीमेडिसिन के जरिए ही उनसे बातचीत की। पेन वाली टीम, पैलिएटिव केयर, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, हम सब ने होम हेल्थ की मदद के साथ उनको मैनेज किया। Then we asked our neurosurgery, did pandemic cause any change in their practices? तो हमें पता है कि gross tumor resection high grade gliomas में is associated with increased overall survival. तो ऐसे मरीजों को जो सिम्टोमेटिक थे, जिनको हाइड्रोकेफेलस होना था या हायर ग्रेड थे, उन्हें तो उन्होंने उनकी सर्जरी की, या फिर ऐसे जिनमें लिम्फोमास का शक था उनकी बायोप्सीज की। लेकिन वो पेशेंट्स जो एसिम्टोमेटिक रहे, who had low grade disease, slow growing, स्टेबल थे, उनको हमने सर्वेलेंस पे रखा। जब हमने ये सब कुछ कर लिया तो अप्रैल में फिर डेटा वेस्ट से आना शुरू हुआ कि हाउ शुड यू अप्रोच। तो आई थॉट दिस इज अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू शेयर विद यू कि जो हमने किया वो मैंने दिखा दिया। अब हम देखते हैं कि लिटरेचर क्या कहता है। ये एक शर्विन तब्रेजी का आर्टिकल है जिसमें इसने हाई ग्रेड ग्लायोमास को, स्पेशली एल्डरली में, इनकी सर्वाइवल कर्व्स को एनालाइज किया 5 रेंडमाइज्ड ट्रायल्स को देखते हुए, और उन्होंने इसको रिस्क स्ट्रेटिफाई किया इनटू लो रिस्क, मीडियम रिस्क एंड हाई रिस्क बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ सार्स इन्फेक्शन ऑन एवरी ट्रीटमेंट। हर रोज अगर उनका रिस्क 1% है तो उसे लो कहा, अगर मीडियम है तो 5% रिस्क, अगर 10% रिस्क है तो हाई रिस्क, और अगर रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम कोविड-19 फॉर पेशेंट्स हु वर इन्फेक्टेड वाज कैटेगराइज्ड इनटू 10, 20 एंड 30%। उन्होंने इस रिस्क को स्ट्रेटिफाई करने के बाद they looked into the parametric value and they found that general population में asymptomatic infectious mortality rate around 4.3% है। तो ये 2.45 fold increase हो गया for ICU admissions, ventilation and death in these patients. And the case fatality rate went up by 2.4 fold, severe events by 5 fold, और COVID-19 associated mortality was around 30%. इसमें number of patients कम है, लेकिन this was alarming.
अगर हम इनका सेट ऑफ रैंडमाइजेशन देखें, किस टाइप के पेशेंट्स थे, मेल्स थे, एडवांसिंग एज थी, परफॉर्मेंस स्टेटस जो है कंसिडरेबल पेशेंट्स का कम था, और कुछ की सिर्फ बायप्सी हुई थी, तकरीबन 30-40% पेशेंट्स की, दैट मीन उनको मेजर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट था, वो कॉम्प्रोमाइज थे। और हमें पता है कि जो कोविड-19 मोर्टेलिटी है वो मेल्स में ज्यादा है, एडवांसिंग एज में ज्यादा है, और जिनको कोमोबिडिटी हो जैसे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, पैरालिसिस, उनमें ज्यादा है। तो इन्होंने जो रिस्क स्ट्रेटिफिकेशन की, उसमें इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि रेडिएशन की क्वांटिटी को कम करने से या उनको सिर्फ टेमाजोलामाइड ले जाने से उनकी जो ओवरऑल सर्वाइवल है उस पर फर्क नहीं पड़ता। पहले नॉर्डिक ट्रायल, इसी तरह दूसरा ट्रायल था जो कि EORTC का था, जिसमें सिर्फ 15 दिन ट्रीटमेंट दिया गया इंस्टेड ऑफ 30। जर्मन ट्रायल ने बताया कि रेडिएशन कीजिए ही ना, घर को मरीज को घर में ही बैठ के टेमाजोलामाइड दें तो आपका ओवरऑल सर्वाइवल और इवेंट फ्री सर्वाइवल तकरीबन सेम रहता है। कैनेडियन स्टडी ने भी ये बताया कि नंबर ऑफ रेडिएशन कम करके बहुत ज्यादा ओवरऑल सर्वाइवल पे फर्क नहीं पड़ता। और फ्रेंच स्टडी का जो डेटा था वो कहता था बेस्ट सपोर्टिव केयर बेहतर है या रेडिएशन बेहतर है, तो तमाम आर्म्स में लो रिस्क हो, मीडियम और हाई रेडिएशन वाज गिवन। और इसी तरह इनकी जो मिथाइलेशन है ऑफ MGMT, आपको ये जो वायलेट कलर की कर्व नजर आ रही है, ये आप देख रहे हैं कि ये बीट नहीं कर रही है, नंबर 3 पे है तमाम रिस्क ग्रुप में, तो इट वाज इजी टू कन्वर्ट देम टू टेमाजोलामाइड इफ रिक्वायर्ड। इसी तरह हाई ग्रेड ग्लायोमास को हम देख लेते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ केयर जो है ओवर द पास्ट 4 डेकेड्स, जिनकी सर्जरी नहीं होती, बेस्ट सपोर्टिव केयर दे लिव अराउंड 3 to 4 months। अगर हम उनको स्टीरॉइड्स दे दें, इट इंक्रीजेस बाय 2 months। अगर हम उनको सर्जरी करके ओल्ड टेक्निक से रेडिएशन दें तो 12 months। अगर हम ग्लाइडल वेफर्स डाल दें सर्जरी के बाद और फिर रेडिएशन दें तो 13.9 months। वेल्पोरोइक एसिड एंटी एपिलेप्टिक है वो दें तो तकरीबन 15 months। कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी दें तो अ लिटिल मोर देन 15 months, जो कि स्टैंडर्ड है। और अगर उसकी मिथाइलेशन हुई हो MGMT की तो वो 22 months तक भी जाता है। और फिर इसके बाद और बहुत सारे ट्रायल्स हैं। हमारा जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वर्ल्ड वाइड वो है रेडिएशन और कीमोथेरेपी मिला के दें और 30 दिन के लिए दें और फिर 6 to 12 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी दें। तो हमने उसको बहुत ज्यादा मॉडिफाई नहीं किया, और उसकी बड़ी वजह ये थी कि जो सर्वाइवल एडवांटेज है वो आपने उस ग्राफ में देखा है काफी ज्यादा है विद कंकरेंट कंपेयर्ड के हम उनको हाइपोफ्रैक्शनेट करें। और दूसरा, हमारे मरीज रेडिएशन पे थे और कीमोथेरेपी पे थे और वो उस दौरान में चलते आ रहे थे, दे वर एक्चुअली डूइंग गुड अंटिल स्मॉल ईद के बाद एकदम एक फ्लक्स आया। मुझे ऐसा लगता है कुछ खास पेशेंट फैसलाबाद से आए, उनको कोविड आया, वो साथ लेके आए। इस तरह की हाइपोफ्रैक्शनेशन रिजीम है कि आप रेडिएशन 30 दिन के बजाय सिर्फ 10 दिन दें या 5 दिन दें तो डेटा आना शुरू हो गया। फिर एक खास किस्म का कैंसर, इसे एनाप्लास्टिक ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा कहा जाता है, और हमें पता है कि ये मरीज 13 साल रहते हैं अगर इनको ये डिलीशन हो 1p19 को क्यू की। और आप देख रहे हैं कि सर्वाइवल कर्व्स जो हैं वो डाइवर्ज कर रही हैं बहुत ज्यादा 12वें साल में। तो बड़ा रोबस्ट डेटा है कि इनको IV कीमोथेरेपी दें। तो हमने इसको ओरल में कन्वर्ट कर दिया ताकि मरीज को हॉस्पिटल आना ही ना पड़े। इसी तरह जिनको नॉन को डिलीटेड 1p19q था और उनको IDH म्यूटेशन थी, उनको हमने टेमाजोलामाइड पर डालना शुरू किया हुआ था, और हमने देखा कि ये बड़ा रोबस्ट डेटा है और बड़ा कन्वीनियंट है उन्हें घर पे रखना। इसी तरह एक थर्ड ट्रायल है, इसको मैं जल्दी से गुजारूंगा, कि हु ग्रेड 3 and 4 ग्लायोमास को उन्होंने बेस्ड ऑन 1p19q डिलीशंस और IDH वाइल्ड टाइप हो या म्यूटेंट हो, तो उनको कंकरेंट कीमो रेडियोथेरेपी जो है देने के बजाय सिक्वेंशियल कीमो देनी शुरू कर दी। रेडिएशन को देने के बाद टेमाजोलामाइड, और टेमाजोलामाइड को उसके साथ नहीं मिलाया ताकि इम्यूनोसप्रेशन बहुत ज्यादा ना हो। और जो IDH वाइल्ड टाइप थे, अगर वो एडवांसिंग एज में थे, जैसे आप नीचे देख रहे हैं, उनको कम रेडिएशन दी 10 दिन की या 5 दिन की। अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था उसमें भी हाइपोफ्रैक्शनेशन की, यानी कम क्वांटिटी या 5 दिन की या सिर्फ 10 दिन की रेडिएशन थी। और कुछ ऐसे पेशेंट जो पुअर परफॉर्मेंस तो थे लेकिन उनमें मिथाइलेटेड MGMT थी, उन्होंने उनको टेमाजोलामाइड पे सिर्फ डाल दिया, उनकी रेडिएशन को डिले कर दिया वेस्ट में। और इसी तरह हाई ग्रेड में भी उनकी एज, एडवांसिंग एज और मिथाइलेशन ऑफ द MGMT प्रोमोटर के हिसाब से और उनके परफॉर्मेंस स्टेटस के हिसाब से चीजों को चेंज करना शुरू कर दिया, जो कि हमने भी जहां हमें जरूरत पड़ी हमने किया। तो ये जो आप डेटा देख रहे हैं जनवरी फरवरी, वैसे ही हमारे लो एरियाज हैं।
जनवरी फरवरी, क्योंकि सर्दी बहुत पड़ती है, हमारे नंबर ऑफ पेशेंट्स बहुत कम होते हैं। मार्च में हम 18-20 थे, और ये जो आप अप्रैल मई में डिक्लाइन देख रहे हैं, ये कोविड की वजह से नहीं है, बल्कि हमने खुद अपने नंबर ऑफ पेशेंट्स को कम किया। हमने पढ़ा, हमने एग्जीक्यूटिव कमेटीज की मीटिंग से सीखा, अपने कॉलीग्स आईडी के उनसे बातें करके बहुत सारी चीजें सीखी, अपने यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लिए, रीअश्योरेंसेस की, अपनी पॉलिसी प्रोसीजर गाइडलाइंस को बेहतर किया, और आप देख रहे हैं जून में वी आर गोइंग अप। और ये हमारे ब्रेन ट्यूमर्स हैं जो तकरीबन 15 to 30 थे, अब वो बढ़ के तकरीबन 40 पे आ गए हैं। आपको ग्राफ्स में नजर आ रहा है लेटेस्ट डेटा। हमने जो पेशेंट ब्रेन मेट्स के थे उनको हम यूजुअली 10 दिन चुआएं देते हैं, उनको 5 पे ले गए। जो स्पाइनल मेट्स थे उनको 5 दिन ट्रीट करते थे, कभी कभी 3 दिन भी और 1 दिन भी चुआएं लगाई। 30 दिन के बजाय जीबीएम में हमने 4000 यानी 15 दिन में चुआएं लगाई बजाय 30 दिन बुलाने के, और बाद में कीमो दी। ये नहीं कि सिर्फ हमने ब्रेन ट्यूमर्स को, हमने लिम्ब सार्कोमास को भी 5 दिन में ट्रीट करना शुरू किया। हमने 33 फ्रैक्शंस की बजाय सिर्फ 5 दिन ट्रीट किया। ब्रेस्ट कैंसर को 25 दिन या 15 दिन की बजाय 5 दिन में किया। एंड देन आई हैड अ डिस्कशन विद आवर कॉलीग्स इन रेडियोलॉजी, जहाँ पे वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा की डॉक्सोरुबिसिन के साथ टेस्ट करते हैं, उन्होंने भी कीमो बंद कर दी और ब्लैंड एम्बोलाइजेशन शुरू की। सो देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर लिविंग विद कोविड। हमारा खौफ बहुत कम है, हम ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हम ज्यादा नॉलेजेबल हैं। जब मरीज कोविड-19 का ऑन्कोलॉजी में आता है, अगर वो सिम्टोमेटिक हो तो हम आईडी कंसल्टेशन कराते हैं, उसको स्पेशलिटी में भेजते हैं। आईसीयू में अगर जाए तो ट्रीटमेंट होल्ड हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई पेशेंट आईसीयू में अब तक नहीं गया। जो पेशेंट एसिम्टोमेटिक हो और स्टेबल हो, हम उनका ट्रीटमेंट नहीं रोकते रेडिएशन का, एज लॉन्ग एज हम लंग या वाइटल ऑर्गन्स को ट्रीट ना कर रहे हो। और जो पेशेंट रिकवर हो जाते हैं, उनका आरटी-पीसीआर नेगेटिव आ जाता है 14 डेज ऑफ होम क्वारंटीन के बाद, अगर वो एसिम्टोमेटिक हो तो हम उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देते हैं। अगर वो सिम्टोमेटिक हो तो फिर हम रिस्क बेनिफिट रेशो निकालते हैं कि इनको कितना फायदा ज्यादा जरूरी है या रिस्क पे डालना ज्यादा जरूरी है। तो हमने इसके लिए भी बाहर का डेटा देखा। वो इन पेशेंट्स को स्पेशली डिजाइन बंकर्स में उन्होंने एक बंकर बना दिया। ये मशीन सिर्फ कोविड-19 के पेशेंट्स को ट्रीट करेगी। उनकी एंट्री एग्जिट को सेपरेट रखा। उन्होंने उस मरीज को लास्ट रखा विद ऑल यूनिवर्सल प्रिकॉशंस। मरीज को ट्रीट करने के बाद दे वेंट ऑन फॉर डिकंटामिनेशन एंड क्लीनिंग प्रोसीजर्स। ये मेरे रेफरेंसेस हैं। आईएईए का भी बुक आ चुकी है, एस्मो गाइडलाइंस भी हैं, रॉयल कॉलेज ऑफ रेडियोलॉजी की गाइडलाइंस भी हैं। तो हमारा टेक होम मैसेज क्या है फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस? इट्स अ इवॉल्विंग साइंस। हमने इसको सीखा है और सिचुएशन इन द ग्राउंड इज स्टिल फ्लूइड, तो हमें बहुत विजिलेंट रहना है, हर वक्त ऑन टोज रहना है। हमने अपने स्टाफ की प्रॉपर ट्रेनिंग कराई, उनको यूनिवर्सल प्रिकॉशंस बताए, स्क्रीनिंग एट एंट्री पॉइंट्स रखी। हमने हाइजीनिक मेजर्स और पीपीईज को इन्फोर्स किया मरीजों के लिए भी। वी नेवर हेजिटेटेड टू कंसल्ट आईडी टीम्स। बाज़ औक़ात मुझे लगता है आईडी टीम तंग भी हो जाती थी, लेकिन हम उनको फौरन बुलाते थे। उसकी वजह ये होती थी कि उनके आने से हमारा स्टाफ बहुत मुतमईन होता था। और हमने कोविड-19 का आरटी-पीसीआर बेसलाइन में सिर्फ कुछ सिलेक्ट लोगों का किया, वो जिनको सिम्टम्स थे, जिनकी कॉन्टेक्ट हिस्ट्री थी, कुछ ऐसी जगहों से आते थे जैसे जो जियो मैपिंग में रेड जोन्स थे वहां से आते थे, उनकी करते थे, या जिनको क्रेनियोस्पाइनल रेडिएशन मिलती थी, या जिनके सीएसएफ को लेना होता तो उनकी सिर्फ हम कोविड-19 आरटी-पीसीआर करते थे। हमने कोशिश की कुछ पेशेंट्स में रेडियोलॉजिकली अगर जीबीएम लग रहा है तो उनकी सर्जरी ना ही कराएं। वी नेवर हेजिटेटेड टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फ्रैक्शंस टू 15 फॉर स्टैंडर्ड 30, एंड वी, मेरे ख्याल में एटलीस्ट माई सेल्फ, वी स्विच टू टेमाजोलोमाइड वेरी इफेक्टिवली एंड आई फाउंड इट वेरी वेरी कन्वीनियंट फॉर आवरसेल्व्स। बल्कि मैं चाहता हूँ आइंदा से भी टेमाजोलोमाइड को ई शिफा के थ्रू ही मैनेज किया जाए। हमने एंटी एपिलेप्टिक्स को, स्टीरॉइड्स को, सबको टेलीमेडिसिन पे ऑप्टिमाइज किया। And we never hesitated to make end-of-life decisions for patients who were critically ill. हमने उन तमाम मरीजों को जो स्टेबल थे, एसिम्टोमेटिक थे, उनकी इमेजिंग उसको हमने डिले कर दिया है। एंड वी आर इनटू दिस न्यू वर्ल्ड ऑफ वेबिनार्स एंड वर्चुअल टीचिंग, कॉन्सल्ट्स, काउंसलिंग्स। हमारे ट्यूमर बोर्ड्स पिछले महीने शुरू हो गए हैं और अयाज ने बहुत मेहनत की है होम कीमोथेरेपी के लिए। एंड वी आर स्टार्टिंग विद सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस, easy injections, और इसके बारे में अभी we are putting patients into that. So the take home
messages, treatment decision made during COVID-19 pandemic actually relied on safety first, safety for all, ourselves, our staff, our patients, and it went on to see whether our families at home were being harmed or not. And the principle was no harm, and evidence-based prioritization of cases was done. So thank you very much. मेरा केस तो मेरी जो presentation है थोड़ी लंबी है, उसकी वजह ये थी कि मैं आपको practically दिखाना चाह रहा था कि as a third line healthcare worker at the back भी हमें COVID-19 को सीखना पड़ा और अपनी practices को modify करना पड़ा. Thank you very much. Thank you, Dr. Farooq. That was excellent. To first-hand experiences always helps each other. I think that's what your message is. So we'll go on to the question answer. We have about 15-20 minutes. So first question, maybe Dr. Ayaz, you can answer. How much reliable antibody testing is in oncology patients? And second question, convalescent plasma is how useful in oncology patients? जी पहले क्वेश्चन वन जो देखें एंटीबॉडी है इसमें यू हैव टू रिमेंबर कि एंटीबॉडी जो हमारे पेशेंट हैं बिकॉज दे गेट रिटक्सिमैब एंड अदर इम्यूनोसप्रेसिव मेडिकेशंस दे कैन लूज इम्यूनिटी एक्चुअली जो हमारे ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं फॉर एग्जांपल दे लूज देयर वैक्सीनेशंस जो बचपन में हुई होती हैं मेमोरी बी सेल्स भी लूज हो जाते हैं उनके तो दिस पॉपुलेशन इज हाई रिस्क इन टर्म्स ऑफ गेटिंग कोविड and they are also high risk in terms of losing immunity. Just because they had a positive antibody doesn't mean that 2 months after chemotherapy they'll still be immune. So that is something we have to avoid. That's something we're still learning. अभी तो ये भी debatable है कि antibody जो बनती है उसकी जो आपका दूसरा question है उससे related convalescent plasma उसमें one of the debated things is कि इसका जो डेटा आया convalescent plasma का उसमें बहुत सारे patients जिनको मिला उनकी पहले से antibody positive थी एंटीबॉडी का टाइटर कोरिलेट नहीं करता उसकी वायरिसाइडल एक्टिविटी से जो वो प्लैक से चेक करते हैं एक्चुअली कि कितना वायरस को किल करती है डज नॉट कोरिलेट विद सो आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल्स विल प्रोबब्ली डिस्क्वालीफाई कैंसर पेशेंट जो कन्वेलेंट प्लाज्मा के हैं और हमने अपने पेशेंट्स में नहीं यूज किया वी डोंट नो फर्स्ट हैंड इन पेशेंट्स में कितना इफेक्टिव है लेकिन डेफिनेटली इम्यून कंप्रोमाइज्ड पॉपुलेशन है Thank you. Next comment मेरे लिए मेरे ख्याल में माशाल्लाह is if antibody positive as you said it's in 30 to 40% patients need further PCR or Shifa believe on test of other labs? हम शिफा हैड अ पॉलिसी जैसा कि हमने कहा हम डेली हडल में डिसीजंस करते थे एसओपीज के एल्गोरिथम्स के वी डिसाइडेड कि हम सिर्फ शिफा की एंटीबॉडी एक्सेप्ट करेंगे nothing against other labs लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये था कि there was so wide variety of kits being used कि उनमें से कुछ की sensitivity specificity हमारे लिए questionable थी तो हमने जिस पेशेंट का इस स्टेज पे हमने डिसाइड किया कि जिस पेशेंट की एंटीबॉडी पॉजिटिव आएगी बिकॉज प्रेवलेंस बढ़ गई है 30-40% रेंज में आ गई उसकी हम फर्दर टेस्टिंग नहीं करेंगे unless they need a procedure so non-procedure admissions with a negative COVID with a positive COVID antibody no further testing needed. Thank you. Which patients you should use Actemra? Means everybody is searching for Actemra to use. Is there any role of this drug in preventing disease or to minimize complications? Dr. Atif from KTH. Actemra तो anti-interleukin 6 है ये तो ICU setting की drug है तो इसको तो usually ICU में ही GCRS जो cytokine storm है उसमें यूज करते हैं प्रोफिलैक्सिस में तो इसका कोई डेटा है एक्चुअली इसके जो ट्रायल है इस वक्त तीनों सेटिंग में चल रहे हैं देयर इज अ ट्रायल एट मास जनरल हॉस्पिटल जो प्री आईसीयू में इसकी टेस्टिंग कर रहा है कि पेशेंट्स को क्या ये प्रिवेंट करती है आईसीयू में जाने से रोकने में ये एक सेटिंग है देयर इज अनदर सेटिंग जिसमें उन्होंने वेंटिलेटेड पेशेंट्स को देख के देखा कि जी इनका ड्यूरेशन कम करती है कि नहीं सो मल्टीपल सेटिंग में एक्टेम्बरा ट्राई एक्टेम्बरा इससे पहले was a drug of rheumatology and hematology. Rheumatology में ये rheumatic disease में यूज होती है IL-6 जैसे सर ने बताया inflammatory pathway को कंट्रोल करती है hematology में ये cytokine storm हमारी कुछ ट्रांसप्लांट्स में होता है हैप्लो ट्रांसप्लांट्स में कुछ दवाइयां जो हम यूज करते हैं blinatumomab फॉर एग्जांपल उसके बाद होता है CRS जो cytokine release syndrome है जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है ये देखें जो cytokine release syndrome is a very specific entity with high fever, hypotension, tachycardia और raised levels of IL-6. तो IL-6 की मॉनिटरिंग शिफा में अवेलेबल थी
उसकी बेस पे हमने कंबाइंड डिसीजंस किए, कुछ पेशेंट्स को दी, कुछ को बेनिफिट हुआ, कुछ को नहीं हुआ. So we are still looking for the perfect population to give, और IL-6 was helpful for the first time. Lekin once you give Actemra, IL-6 skyrockets. So it's not something you can serially monitor like CRP. कि आपने दे दी Actemra तो वो इम्प्रूव होना शुरू हो गया. क्लिनिकल पेशेंट से पता चलता है कि पेशेंट ऑफ हो गया है, उससे पेशेंट ऑफ हो गया है प्रेशर से, दैट मीन्स क्लिनिकली इम्प्रूव हुए. तो ओवर यूज ड्रग है और प्रिसाइज यूज इज स्टिल बीइंग इन्वेस्टिगेटेड. Dr. Mariam Rizmi is asking about reinfection, chance of reinfection and data available on who is more susceptible for reinfection. एक $1 million क्वेश्चन है रीइंफेक्शन का. तो इसका भी हमारे पास एग्जैक्टली आंसर नहीं है. अभी हम कल परसों देख रहे थे एक आर्टिकल शायद ऑक्सफोर्ड का है जिसमें 90 मरीजों को उन्होंने असेस किया है. उनमें से सिर्फ 17% जो हैं उन्होंने 3 months के ऊपर उनकी एंटीबॉडीज ने सस्टेन किया है. बाकी जो 83% है उनकी एंटीबॉडीज चली गई हैं नीचे. So, I mean, time would tell. Time would I don't tell. know. Our Yeah, panel. yeah. I think that's what reinfection. We do not know the whole picture. We don't know. Next question, Dr. Ayaz, आपके लिए मुझे पूछ रहे हैं, if a patient is on anticoagulants and suspected COVID, what do we do? Should we discontinue or change? I mean, that's a good thing. I think it's widely known now कि COVID is a procoagulant state. Actually, जो ICU patients थे, उनमें जो prophylactic doses थी heparin की, they did not work. Only patients who were on therapeutic doses of heparin had a benefit. तो इसलिए मेरे ख्याल में being on anticoagulation is good in COVID era. इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं. मतलब इसी ब्रेन ट्यूमर्स में जिनकी सब ऑप्टिमल सर्जरीज हुई होती हैं और मोटर एरिया इन्वॉल्व है तो उनको यूजुअली आप पैरालिसिस या पैरालाइज्ड ही देखते हैं. सो देयर रिस्क ऑफ डेवलपिंग डीवीटी इज वेरी हाई. सो नॉर्मली वी वुड पुट देम ऑन एंटी. ऑब्वियसली प्रोफिलैक्सिस में हम यूज करते हैं. और अगर वैसे तो मेरे किसी मरीज को ब्रेन ट्यूमर को नहीं हुआ, लेकिन अयाज इस पे भी जिक्र करें ना, मेरे 20 पेशेंट्स हैं, दे वर ऑन कीमोथेरेपी, इंसिडेंटल फाइंडिंग्स थी. रेडिएशन के पेशेंट्स तकरीबन 9 थे जिनको कोविड पॉजिटिव आया. दे आर एक्चुअली डूइंग वेरी वेल. आपका क्या एक्सपीरियंस है? हमारा we had Hematology. more than a dozen patients who were COVID positive. Unfortunately, उनमें से whoever went to ICU did not come back. We had 3 patients. Actually, उनमें से एक तो बेचारी the girl had TTP, उसको हमने rituximab दी थी सिर्फ. Went to ICU, extensive explosive course, did not return. So we had, I think the population that went to ICU with cancer and immunosuppression, हमारा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा. बाकी अल्लाह का शुक्र है BMT so far so good. और आउट पेशेंट्स में have been cautious, तो उसमें बाकी पेशेंट्स are okay. अयाज से डॉक्टर इजाज की अगर इजाजत दें तो क्या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग पेंडेमिक कि हम रिटुक्सुमाब को जरा होल्ड कर लें और नस्ल अगर किसी को चॉप आर में सिर्फ चॉप दे दें? और नहीं, अनफॉर्चुनेटली यू नो व्हेन आई यूज्ड टू कंसेंट, जब मैं बाहर गोरों से कंसेंट लेता था कीमोथेरेपी के लिए, तो आई यूज्ड द सेंटेंस के एवरीथिंग आई सेल इज पॉइजन. तो अनफॉर्चुनेटली दिस इज नॉट लिमिटेड टू रिटुक्सिमैब. वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन को रोकती है, लेकिन साइक्लोफॉस्फामाइड, एड्रियामाइसिन जो हम दवाइयां देते हैं उसमें हम देखते हैं न्यूट्रोपेनियाज होते हैं, व्हिच इज अ सरोगेट मार्कर. न्यूट्रोफिल्स आर नॉट द ओनली सेल दैट गो डाउन. सो अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो सेफ कीमोथेरेपी रिस्क. और मतलब हम ये डेटा जो अभी पब्लिश हो रहा है उसमें वो कहते हैं कि CD4 काउंट्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं इम्यून रिस्पांस को, और न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज जो इननेट इम्यूनिटी उसके जरिए इंजरी होती है. तो सॉलिड ट्यूमर्स में मुझे ऐसे लगता है हमारी पॉपुलेशन में वो न्यूट्रोपेनियाज जो हैं वो खुद मरीज को सेव करते रहे. नन ऑफ देम वेंट टू द ICU. I mean, it's a speculation, it's just a thought, maybe. और भी चैलेंजिंग है ट्रांसप्लांट में. जैसे हमारे बहुत सारे पेशेंट टेक्रोलिमस और साइक्लोस्पोर्ट में मैच्योर टी सेल इनहिबिटर्स, तो बहुत चैलेंजिंग पॉपुलेशन है ट्रांसप्लांट की. इसलिए your drugs are more. Dr. Adil is asking about, is there a genetic locus or does genetic play any role in diagnosed COVID-19 patients? Dr. Farwa, I'm sorry. Okay. is there any genetic locus or does genetic play any role in? जी सर, मैं ये बता सकता हूँ जो जीन है वो सिंगल है, ये जो ACE इनहिबिटर की इन मेन, और इट इज देयर आर 2 कॉपीज इन फीमेल्स. तो 2 कॉपीज को में उन्होंने कम इंसिडेंस देखा है ACE2 की एक्सप्रेशन का, और जो मैन है उसमें ज्यादा देखा है. मैंने अपनी स्लाइड में भी बताया था, लेकिन ये हार्ट फेलियर से रिलेटेड है. अदरवाइज तो वी डोंट हैव एनीथिंग मोर.
Dr. Agdas Qazi is asking about two questions from her. What's our guideline to proceed with chemo in cancer patients, and what is the risk of COVID in immunocompromised cancer patients? जी, इसमें जो वेस्टर्न डेटा है वो तो बड़ा क्लियर है। अगर आप एस्मो गाइडलाइंस देखें डॉक्टर अब्दस, तो उसके अंदर तो उन्होंने क्या है कि आप बेस लाइन पे करें, और फिर क्योंकि हमारी कीमोथेरेपी तो कोई 8वें दिन लगती है, 21वें दिन लगती है, तो हम कितनी दफा करें। और दूसरा सवाल ये है कि मैंने आज एक पेशेंट की RT-PCR की और वो नेगेटिव था और पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है, मैंने उसे कीमो लगा दी, अब वो घर जाके परसों किसी कॉन्टेक्ट से अक्वायर कर ले तो वी डू नॉट हैव अ कंट्रोल एक्चुअली। तो इसलिए अयाज जो हैं वो बहुत ही यानी फ्रेंडली हैं और अंडरस्टैंडिंग हैं, तो इन्होंने हमेशा इस चीज में मुझे निगेट किया कि भाई हमारी पॉपुलेशन में और हमारे सर्कमस्टेंसेस में पॉसिबल नहीं है कल्चरल। तो फिर हमने इसको ऐसे रखा है केस बेस्ड, अगर किसी की CSI हो रही है तो हम करेंगे, अगर कोई एडमिट हो रहा है तो हम करेंगे, अगर हम किसी की ट्रांसप्लांट करेंगे तो हम करेंगे। तो इट्स नॉट अ यूनिवर्सल थिंग टू डू। अगर आप लंग की रेडिएशन कर रहे हैं, एक्सटेंसिव लंग कैंसर है, थाइमोमा है, लिम्फोमा है, उसकी हम शायद करेंगे। लेकिन फिर जैसे मैंने कहा कि हमने कर दी, वो नेगेटिव आ गई, 15 दिन के बाद हॉस्पिटल से ही उसने एक्वायर कर लिया किसी मरीज से या घर से एक्वायर कर लिया, तो वी डू नॉट हैव टूल्स। ऑल आई कैन टेल यू, मेरा एक पेशेंट है जिसको लंग की रेडिएशन हो रही थी, प्रॉब्ली डॉक्टर साहब का ही था, लिम्फोमा था, उसको कोविड पॉजिटिव आया तो उसको ब्रेक मिला है, एक्स्ट्रा डोजेस हमने कंपनसेट करने के लिए दिए, लेकिन दे आर ऑल डूइंग वेरी वेल। आई डोंट नो, we looking into क्या इसका आंसर आएगा। Dr. Mustafa Tariq Ghani asking about we are beginning to see recovered patients being readmitted with worsening of existing comorbids and developing oxygen dependency again. Could these be possible reinfection, or is it due to permanent lung damage, parenchymal changes? I'm sorry. Okay, patients who are recovered being readmitted with worsening comorbids and developing oxygen dependency, and could this be possible reinfection or other something else? जी, मैंने आपको एक वो CT दिखाया था शुरू में। ये एक पेशेंट था जो अफगानिस्तान से आया, और हमने जब उसकी हिस्ट्री ले ली, उसको मेटास्टैटिक CA स्टमक था एब्डोमेन में, वो पैलिएटिव कीमो पे था, 8 साइकिल हो गए थे, ही केम फॉर अ सेकंड ओपिनियन। तो मैंने उससे बातचीत करके एक रिस्पॉन्स एवेल्युएशन CT का कहा, तो वो उसी वक्त मेरे सामने ही डीसैचुरेट हुआ, और ही वाज कमिंग फ्रॉम अफगानिस्तान। तो मुझे फौरन शक हुआ कि ये डीसैट किया, 80% इसकी सैट्स हैं और 108 पल्स है, तो मैं कहा इसको कोविड टेस्ट करें, इसको ER भेजें। ER में उनका CT हुआ, टिपिकल कोविड फाइंडिंग्स आई, ही वाज एडमिटेड इन द कोविड वार्ड। मुझे नहीं पता, मेरे इल्म में नहीं है, ना हमारे इल्म में, उस वक्त हम सिरोलॉजी नहीं भेजते थे, किसी ने शरारतन सिरोलॉजी भेज दी और उनकी एंटीबॉडी 69.9 आई। डॉक्टर इजाज ने भी ये पेशेंट देखा हुआ है। तो एक्चुअली रीइंफेक्शन का चांस है, देयर आर रिपोर्ट्स, 2-3 की रिपोर्ट्स है, और कोई खास इसमें अंडरलाइंग रीजन नहीं है कि वो इम्यूनोसप्रेस थे। इनहेरेंटली का मैं नहीं कह सकता, लेकिन वो किसी खास ट्रीटमेंट पे नहीं थे। I would like to add the reinfection वाला क्वेश्चन अभी रहेगा जब तक इसका कोई हमें फर्म कोई वो ना मिले। लेकिन ये है कि चूंकि ये जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, दे कैन हैव अ persistent viral shedding होती है, तो there is a chance the infection is still going on and they just succumb to that, reach a level and then dip down. And probably also COVID related or maybe treatment related co-infection, यानी कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, ये डॉक्यूमेंटेड है, हमारे यहाँ भी हुआ है, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये हो रहा है। क्यों जी डॉक्टर? दूसरी ये कि जैसे आप इन्फ्लुएंजा के साथ देखते हैं ना, पोस्ट इन्फ्लुएंजा पीपल डेवलप अ बैक्टीरियल निमोनिया। वी हैव सीन के लोगों को, खासतौर पे टोसिलिज्म आपके साथ अभी डेटा आया, डबल्स द रिस्क ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शंस। हमारे पास पेशेंट है, गॉट अ टोसिलिज्म फॉर कोविड निमोनिया, रिकवर्ड फ्रॉम कोविड एंड नाउ हैज म्यूकर। तो सेकेंडरी इन्फेक्शंस आर अ रियल थिंग, लोग दोबारा एडमिट होते हैं आईसीयू। और दूसरी चीज हमें याद ये देखनी होगी कि अगर वो शेड कर रहे हैं तो स्टिल एट पुटिंग द कम्युनिटी एट रिस्क, तो अपने मास्क अभी ना उतारें। बिल्कुल। डॉक्टर इकराम बर्नी फ्रॉम मस्कत, ओमान, congratulations, very informative. There is opportunity and adversity. What practices do you initiated? Which practices did you initiate during the pandemic? Are you going to continue after the pandemic is over? मतलब आपकी क्या changes होगी ना practice में? Thank you, Assalamu alaikum, Ikram Barni. Thank you very much for the appreciation for our team. बड़ा clear है इकराम डेटा। हम तो पहले से ही जो बहुत फ्रेयर और एल्डरली हैं
जिनको न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, उनको 30 दिन की रेडिएशन दे के अगर हम उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को नहीं इंप्रूव कर सकते, तो व्हाई डोंट वी स्विच देम टू 15 days? दैट देयर इज अ लॉट ऑफ डेटा, आई जस्ट शोड यू। देयर इज डेटा कि हम उनको 30 दिन बुलाने की बजाय 15 दिन ही बुलाएं। अगर उनका एंड ऑर्गन फंक्शन अच्छा नहीं है, फ्रेल है, पुअर परफॉर्मेंस स्टेटस है, मेजर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है, देयर इज नो पॉइंट गिविंग देम 30 days ऑफ concurrent chemotherapy and putting them at risk unnecessarily. So quality of life, तो मेरा ख्याल है कि हम इन practices को जारी रख सकते हैं। बड़ा robust data है। robust data हमारे जहन में था तो हमारी practices कुछ तकरीबन ठीक ही थी, जो हमने किया, हमने शेयर कर दिया और लिटरेचर सर्च आपको बाद में दिखाई। तो विल इंशाल्लाह कंटिन्यू। Dr. Kazi, what is our experience in patients who are receiving cancer treatment? हाँ, ये तो हो गया। डॉक्टर अब्दुस, our patients are doing good. हमारे 20 पेशेंट आज वाला मिला के 20 पेशेंट हैं रेडिएशन साइड पे, तकरीबन 1 दर्जन डॉक्टर साहब ने बताए हैं। हमारे 8 एम्प्लॉइज को हुआ है, all of them have recovered. There were interruptions, but everybody is doing fine. I mean, this is amazing. Faisal is asking about future use of convalescent plasma to be effective or not, and what would be the fate of TOSI other than CRS and rheumatology patients? Convalescent plasma will wait for a randomized controlled trial. जिस दिन उसका positive result आएगा, we'll start it in Shifa, inshallah. Otherwise, I don't see a place for it. Sarah is asking about side effect or TMZ and is bone marrow suppression. What was this experienced, जी, minimized in any of the patients? ये सबसे ब्रिलियंट सवाल है। देखिए, टेमोजोलामाइड CD4 काउंट्स को कम करती है, हमने तो आपको दिखाया है। हम तो ये कह रहे हैं उनको घर से बाहर ही ना निकालें, वो घर बैठ के टेमोजोलामाइड खा लें। देखिए, कोविड-19 तो उस वक्त होगा जब एक्सपोजर होगा, तो हमने उनको एक्सपोज ही नहीं करना, उनको अस्पताल बुलाना नहीं है, भले घर बैठ के वो टेमोजोलामाइड खाते रहें। That's what I'm saying. All my patients are on temozolomide and they're just doing fine. And we are working on data on these patients. During the scans that we do, is there any chance of infection through machines to other patients? Oh yes. देखिए, हमारा पूरा एक फ्लो चार्ट है कि अगर कोई पेशेंट इंसिडेंटली ऐसे हो जाता है, तो हम हर मरीज के ट्रीटमेंट के बाद मरीज को जो एरिया है उसको क्लीनिंग कराते हैं। खास तौर पे मैं आपको बता दूं, जो हेड एंड नेक या ब्रेन के ट्यूमर्स हैं, उनमें एक मास्क पहनाया जाता है। वो पहले ही क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है, तो मरीज जो है उसको मास्क पहनाएं, पहले ये वाला फेस मास्क, फिर ऊपर से हम वो प्लास्टिक का मास्क पहनाएं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनवेरिएबली हमें इन मरीजों का मास्क, सर्जिकल मास्क उतार के उन्हें ट्रीट करना पड़ता है। तो ऐसे मरीजों में एक तो हम उनके जो मास्क हैं उनको बिल्कुल सेपरेट रखते हैं, नॉर्मल के साथ नहीं मिलाते। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि कोविड-19 का पेशेंट आ जाए अब, तो हम उसको एंड में ट्रीट करते हैं, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, और उसके बाद हम तकरीबन हमें आधा घंटा लगता है उसको मशीन को और उस एरिया को साफ करने के लिए। लेकिन कोई पॉसिबल इन्फेक्शन हुई है कोई? अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है। So अगर देखें, हमारा स्टाफ जो है वो प्रॉपर्ली गियर्ड है, आप खुद उनको कई दफा बता चुके हैं, उन्होंने हर चीज पहनी होती है। हमें तो यही लगता है कि वो बाहर से जब आते हैं तो घरों से करेक्ट, नॉट फ्रॉम द हॉस्पिटल। आई टेल यू, मैं खुद 3 महीने से, टच वुड, अल्लाह ताला का करम है, मतलब हम मास्क ही पहनते हैं, सर्जिकल मास्क, फेस शील्ड पहन लेते हैं जब मरीज के पास जाते हैं, कोई गाउन्स नहीं पहनते। अल्हम्दुलिल्लाह, सो फार सो गुड। इफ यू फॉलो द यूनिवर्सल procedures, कोई मसला नहीं है। अच्छा, Dr. Iram Shakir Kiani is asking from Royal Marsden, UK. How frequently are you oncologists testing yourself for COVID-19? In UK, they are doing it weekly, so as not to transmit COVID to patients. जी, थैंक यू वेरी मच। इरम, सलाम। एक्चुअली मुझे 2-3 हफ्ते पहले बुखार भी हुआ था, आई फील रियली फटीग्ड, तो मुझे लगता है स्ट्रेस और वर्क से हुआ होगा, मगर मैंने एक दिन छुट्टी की, अपने आप को ऑब्जर्व किया, आई फाउंड कि मैं ठीक हूँ, तो आई रिटर्न, आई हैड नो सिम्पटम्स अदर देन दैट। लेकिन मैं 3 हफ्ते बाद अपनी सेरोलॉजी की, एंड टू माय सरप्राइज एंड डिसगाइज एक्चुअली इट वाज 0, सो आई वाज नॉट एक्सपोज्ड। तो आंसर तो पहले दिन से हमें पता है, इट्स अ डिजीज व्हिच आस्क्स फॉर सोशल डिस्टेंसिंग एंड प्रिकॉशंस एंड हाइजीन्स। जिस वक्त आप उससे स्ट्रे होंगे, आपको होगी। मैं बिल्कुल मानता हूं कि वहां पे एक क्राइसिस आया हुआ है, कुछ सेंटर्स अमेरिका में भी ऐसे हैं जो हर हफ्ते ये कर रहे हैं, लेकिन हम में से तो किसी ने भी, हमने ये रिकमेंड पहले से शुरू से कहा था, हम नहीं कर रहे। जब तक सिम्टम्स ना हो हम नहीं करते। बल्कि अब हम कहते हैं सिम्टम्स भी हैं, तो मैं तो कहता हूँ ना करें, 3 हफ्ते बाद सीरोलॉजी ही कर लें। अगर आप
हाँ। आईसीयू जाने वाले हो गए तो जरूर पैसा कराना। खर्च भी कम होगा. और अपने घर वालों से भी फिर आप प्रिकॉशंस करें ना. Sabra is asking in the last slide take home message. There is a point. End of life decision in severely ill patients. What does it mean? एंड ऑफ लाइफ मतलब हम उन मरीजों की कह रहे हैं जो आखिरी 3 महीने में उनका ट्रीटमेंट हो चुका है और वो ऐसे पैलिएटिव केयर के लिए आते हैं, तो उनके एंड ऑफ लाइफ डिसीजंस को हम डिले ना करें. अगर हमने उनको पैलिएटिव केयर में भेज देना है तो फौरन भेजें थ्रू ई-शिफा. उनको बुला के अस्पतालों में ना बिठाएं क्योंकि फिर उनका रिस्क बढ़ा रहे. अगेन इट बॉइल्स डाउन टू सोशल डिस्टेंसिंग. और वेंट पे भी ना डालें. और वेंट पे भी नहीं डालना. Save that vent for somebody. अगर उनको कोविड हो जाता है, वी आर नॉट गोइंग टू बी हेरोइक विद देम. वी वुड ट्रीट इट symptomatically, but we are not going to be heroic on them. Mortality जो है वो improve नहीं होगी. Mortality rate COVID positive oncology patients compared to non-oncology. In your experience, has it been significantly worse or is it comparable? मुझे तो लगता है solid tumors में बेहतर है. हमारे हॉस्पिटल में बेहतर है. Probably policy procedure guidelines की वजह से they are being followed. अब हमें बहुत प्रॉब्लम आया जी. हमें reassurances करनी पड़े अपने स्टाफ को. हमें उनको बहुत सिखाना पड़ा. अगेन डॉक्टर साहब की टीम ने बहुत हेल्प आउट किया, अस्पताल ने बहुत हेल्प आउट किया. अगर आप आज के दिन में आएंगे, आप देखेंगे वो फियर नहीं है जो मीडिया ने क्रिएट किया था. बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टू अंडरस्टैंड द डिजीज. और जब उन्होंने देखा लोग रिकवर होके आ रहे हैं और यहाँ तो इतने कीमोथेरेपी वाले मरीज भी फिर रहे हैं, तो उनकी जो सेटिस्फैक्शन है, कॉन्फिडेंस है काम में, वो बेहतर हो. Last question. If patients is going through chemotherapy IV, should they use TMZ? Temozolomide is actually substitute for PCV, which is an IV chemotherapy, जिसके लिए आपको अस्पताल में लाजमी आना होगा. बेशक 2 घंटे के लिए आना हो, लेकिन temozolomide can be switched. That's what the answer is. At least during the COVID times, again to reduce your risk of exposure and maintain social distancing. Thank you very much. I think we are almost there. An excellent talk by both my worthy colleagues, Dr. Ayaz and Dr. Farooq. It's been a privilege to sit through this. This is our 10th webinar series. I hope your questions have been answered. Again, on behalf of our PGME office and Shiva International Hospital and the whole team, and thank you all for participating. There were a lot of interactive, good questions are being asked. I would like to thank especially the media team here, who's been very, very patient and very, very persistent in continuing this. Inshallah, next week we will have another interesting talk on which is Eid al-Azha during COVID. तो उसके अंदर वो बहुत important है. तो please सिर्फ डॉक्टर्स नहीं, नर्सेज नहीं, पैरामेडिक्स नहीं, बाकी पब्लिक भी इसमें जरूर पार्टिसिपेट करे. आई थिंक इट विल कवर अबाउट हाउ टू स्टे सेफ, व्हाट प्रिकॉशंस टू टेक, एंड इट विल बी एन गुड वे टू गो. So lastly, I would ask Dr. Ayaz to please say prayers and then we can finish. Thank you. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. Sadaqallah. Thank you. Thank you very much.